नमस्कार मित्रों। हरिहर भैया, हरिहर। नमस्ते भैया। नमस्ते हरिहर। नमस्ते सर। नमस्ते। 6:40 होने आए हैं मित्रों। हाँ भैया, कैसे करेंगे? थोड़ा रुकते हैं और भैया, है। थोड़ा रुकेंगे और कि पढ़ना शुरू हाँ, करेंगे? थोड़ा थोड़ा रुकते हैं क्योंकि हाँ ठीक है भैया। केवल 4 मित्र हैं। 5 मिनट और रुकते हैं। ठीक पाँच है मिनट भैया। 2 मिनट 3 मिनट जो भी है हमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है योगेश भैया, अभी तो जुड़े हैं। जी पढ़ना भैया। शुरू करें भैया? जी। छह बज के हाँ। तैतालीस मिनट हुआ। नमस्ते सभी को। रेखा दीदी, आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ लूंगी लेकिन थोड़ा गला गला खराब है। आवाज ठीक लगेगी ना आप लोगों को? मीठी लगेगी ना, मधुर? हाँ, नहीं तो दीदी मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप बोलिए। तब नहीं, तो मैं पढ़ लूंगी। हाँ ऐसा ठीक है, करें। पढ़िए दीदी। रेखा दीदी, आज व्याख्या करें आप। ओके। है ना? ओके। ठीक है। और पढ़ता कौन है? विजेबल भैया, आप पढ़ रहे हैं? हाँ मैं पढ़ लूंगा भैया। आज बीआर भैया नहीं है क्या? अभी नहीं जुड़े हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है तो। हाँ ठीक है। दीदी आपको पेज नंबर मिल गया?
100 नंबर है, पेज 100 नंबर नंबर में, हाँ जी। हाँ, हाँ, मैंने संपूर्ण स्क्रीनशॉट नियम ले से लिया था। पढ़ेंगे। हाँ जी, संपूर्ण नियम से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। नमस्ते सभी को। नमस्ते। शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बौद्धिक समाधान का फलन ही बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम, उसका सेकेंड जो पढ़ना है पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। विजयबल भैया, हाँ जी। हम लोग आज की तारीख वगैरह कुछ बोलते हैं क्या? आज की आ, तारीख, किताब का नाम, कौन सी अच्छा, किताब? हाँ, जैसे आप बोलते हैं भैया, मैं भी सोच रहा था। हाँ, हाँ, मैं बता देता हूँ। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। मध्यस्थ पहले दर्शन का तारीख बोलूं? अनुभव। हाँ, हाँ ठीक है भैया, आज तारीख है 19 आप बोल अक्टूबर दीजिए भैया। हाँ 2025 और हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यस्थ दर्शन की किताब, है ना? अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, उसका कौन सा अध्याय है? क्या भैया, बंधन मुक्ति ही है। बंधन मुक्ति, क्रम मुक्ति और नई किताब का 100वां पेज है, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। ठीक नहीं है, ठीक है, किताब, तो वहां से फिर बढ़िया जो हो है गया। हाँ आगे बढ़ते ठीक। हैं। हाँ, शुरू कर। संपूर्ण नियम विविध कार्य प्रणाली प्रणाली विचार प्रणाली, व्यवहार प्रणाली या समाधान के अर्थ में अनुप्राणित रहने से संपूर्ण समाधान व्यवस्था सूत्र से संपूर्ण समाधान व्यवस्था सूत्र से सूत्रित रहने से संपूर्ण व्यवस्था त्व सहित व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रहने से और संपूर्ण व्यवस्था सहअस्तित्व के रूप में वर्तमान रहने से मानव अपेक्षा जीवन अपेक्षा का फलवती होना सहज है। इसे मानव परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाणित कर पाता है। जहां परीक्षण निरीक्षण पूर्वक तथ्यों को अनुभव करने का प्रस्ताव है, यह सब चिंतनाभ्यास का ही स्वरूप है। चाहे चिंतनाभ्यास हो, चित्रणाभ्यास हो, विषयाभ्यास हो, मानव अभ्यासी तो रहेगा ही। हर मानव कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित विधि से मानव अपने को अभ्यास विधा में ही प्रशस्त बनाए रखता है, जिसमें से विषयाभ्यास जिसमें से विषयाभ्यास इंद्रिय सन्निकर्ष केंद्रित होना पाया जाता है और चित्रणाभ्यास विश्लेषण केंद्रित होना पाया जाता है, जिसके लिए श्रुति और स्मृति स्रोत होना पाया जाता है। चित्रणाभ्यास सुविधा संग्रह के लिए व्यस्त रहना देखा गया है। चिंतनाभ्यास पूर्वक मानव स्वायत्त और परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि प्रणाली से हर मानव सर्वतोमुखी समाधान सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह कर सकता है। यही जागृति का सर्वोच्च प्रयोजन भी है। दीदी और आगे पढ़ूं कि यहाँ तक बताएंगे? हाँ, इतना ही काफी है। हाँ ठीक है दीदी। संपूर्ण नियम विविध प्रणाली विचार प्रणाली व्यवहार प्रणालियां समाधान के अर्थ में अनुप्राणित रहने से संपूर्ण समाधान व्यवस्था सूत्र से सूत्रित रहने से, यानी जितनी भी हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं, कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, विचार प्रणालियों के बारे में पढ़ते हैं, व्यवहार प्रणालियों के बारे में पढ़ते हैं, उन सब में समाधान सूत्रित रहता ही है ना। ऐसा नहीं है कि वो सारी समाधान के अर्थ में होती है तभी वो नियम है, तभी वो कार्य प्रणाली है, तभी वो विचार प्रणाली है, तभी वो व्यवहार प्रणाली है। अगर वो समाधान से सूत्रित नहीं है, समाधान की ओर नहीं ले जाती, और समाधान क्या है? संपूर्ण समाधान व्यवस्था सूत्र से सूत्रित रहने से। और संपूर्ण समाधान किसके अर्थ में होता है? व्यवस्था के अर्थ में होता है। क्योंकि हमें अस्तित्व में क्या दिखाई देती है? हर
हर इकाई व्यवस्था में दिखाई देती है। हर संपूर्ण व्यवस्था त्वसहित व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रहती है। जैसे पत्ती है, पत्ती स्वयं में व्यवस्था है, पेड़ स्वयं में व्यवस्था है, मिट्टी स्वयं में व्यवस्था है, धरती स्वयं में व्यवस्था है, सौर मंडल स्वयं में व्यवस्था है। तो उसी तरह से हर इकाई, छोटी से छोटी इकाई से लेकर सारी गैलेक्सी या आकाश गंगा को भी हम देखते हैं तो स्वयं में व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करते हुए रहती हुई दिखाई देती है। और इसी को जब हम पढ़ते हैं तो समाधान सूत्रित होता है। यही समाधान नियम के रूप में, विविध कार्य प्रणालियों के रूप में, विचार प्रणालियों के रूप में और व्यवहार प्रणाली के रूप में, समाधान के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हर मानव जो है अपने जीवन की अपेक्षा को और अपनी मानव अपेक्षा को फलवती कर सकता है, क्योंकि जब कोई चीज निश्चित होती है तो उसका अध्ययन किया जा सकता है, और उसका अध्ययन किया जा सकता है तो उसको अपनाया जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है तो उसके स्वरूप में जिया जा सकता है। तो इस तरह से बाबा जी ने स्पष्ट किया है ये जीवन अपेक्षा और मानव अपेक्षा जो है सुख शांति संतोष आनंद समाधान समृद्धि सह अस्तित्व को प्रमाणित करना सहज है। ये कोई असहज काम नहीं है, ये बिल्कुल सहज है, क्योंकि ये उपलब्ध है। अगर हम इसका परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाणित करना चाहें, इसका अध्ययन करना चाहें, अपने में देखना चाहें और सब में देखना चाहें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जहाँ परीक्षण निरीक्षण पूर्वक तथ्यों को अनुभव करने का प्रस्ताव है, इसी को चिंतनाभ्यास कहा है। बाबा जी ने 3 अभ्यासों को स्पष्ट किया है। एक है चिंतनाभ्यास, दूसरा है चित्रण अभ्यास, तीसरा है विषयाभ्यास। जिसमें से कहा है विषयाभ्यास, इन तीनों में मानव 6 तरह के कर्म करता है। माने एक तो कायिक कर्म करता है, कायिक माने अपने शरीर के माध्यम से खुद करता है, दूसरों से करवाता है, या कोई कर रहा होता है तो उसका अनुमोदन करता है। उसी तरह से वाचिक कर्म करता है, खुद बोलता है, दूसरों को बुलवाता है, या फिर कोई दूसरा बोल रहा होता है उसका समर्थन कर रहा होता है। इस तरह से ये 9 तरह के कर्म करता है मानव। जब वो चिंतनाभ्यास करता है तब भी करता है, चित्रणाभ्यास करता है तब भी करता है, विषयाभ्यास करता है तब भी करता है। विषयाभ्यास के बारे में बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि विषयाभ्यास विषयों को केंद्र में रखकर किया जाता है, इंद्रियों को केंद्र में रख के किया जाता है। जैसे हम अभ्यास करते हैं, आज ये चीज खा ली, चलो कल वो खा के देखते हैं, आज ये पहन ली, कल वो पहन के देखते हैं, यहाँ रह लिए अब वहां रहकर देखते हैं। तो इस तरह से विषयाभ्यास का जो अभ्यास हम करते हैं, या कोई मानव करेगा तो चित्रणाभ्यास भी करता है। चित्रणाभ्यास माने किसी विचार को अपने में समाहित कर लेता है कि इस विचार के अनुसार अब मैं सारी जिंदगी बिताऊंगा। जैसे कोई कह देता है कि धरती की रक्षा के लिए मैं जिंदगी बिताऊंगा, वृक्षारोपण के साथ, प्रकृति के संरक्षण के साथ। जैसे गांधी जी के अपना एक सत्य और अहिंसा का एक विचार था, विवेकानंद जी का राष्ट्रीय चेतना को लेकर के एक विचार था। तो या तो आदमी विषयाभ्यास के साथ जीता है या चित्रणाभ्यास के साथ जीता है। इसी में बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया है कि चिंतनाभ्यास पूर्वक मानव स्वायत्त मानव होकर के जी सकता है, परिवार मानव के रूप में प्रमाणित हो सकता है। स्वायत्त मानव कि मतलब स्वयं को समझकर जीवन ज्ञान के आधार पे जब हम पहले परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होने के लिए चिंतन करते हैं, अपने अंदर एक चिंतन अभ्यास शुरू करते हैं और उसके अनुसार जीने का प्रमाण प्रस्तुत करने लगते हैं। तो इस तरह से हर मानव चिंतनाभ्यास, चित्रणाभ्यास और विषयाभ्यास इनके साथ जीता ही है। अनुभव मूलक विधि प्रणाली से हर मानव सर्वतोमुखी समाधान सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह कर सकता है। और जब अनुभव मूलक विचार के साथ मानव जीता है तो क्या होता है कि उसको व्यवस्था समझ में आ जाती है, समग्र व्यवस्था समझ में आ जाती है, हर इकाई की व्यवस्था समझ में आ जाती है। मानव भी एक इकाई के रूप में उसको समझ में आ जाता है, उसके होने का नियम, उसके रहने का नियम भी उसको समझ में आ जाता है। इसी को सर्वतोमुखी समाधान का है। और इस सर्वतोमुखी समाधान को समझ करके वो इसके साथ निर्वाह करने के योग्य हो जाता है। यही जागृति का सर्वोच्च प्रयोजन है। और इसी को बाबा जी ने कहा है स्वायत्त मानव होकर के जीना, परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना, अनुभव मूलक विधि से सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जीना, यही जागृति का सर्वोच्च प्रयोजन है। क्या भैया आगे पढ़े? इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं एक बार आप सबको नमस्ते करती हूँ।
और बाबा जी के प्रति भी और माता जी के प्रति भी दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और योगेश भैया को धन्यवाद दे, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो अपने आप को इस योग्य समझती नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे ये मौका दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बोला। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखा दीदी, बहुत बढ़िया व्याख्या किया। चलिए बहुत आगे। बढ़िया। दीदी इस नमस्ते। बार जैसे भैया कि आप राष्ट्रीय सम्मेलन में भी मुझे बोलने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया, अभिनंदन। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। दीदी किशन भैया। नमस्ते। हाँ दीदी वैसे तो एंड में हम लेते हैं, लेकिन थोड़ा अभी आपने जो रखा ना उसमें चिंतनाभ्यास स्पष्ट नहीं हुआ, तो अभी रखेंगे या बाद में रखें? हाँ, ये लिखा है ना, चिंतनाभ्यास पूर्वक मानव स्वायत्त और परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। जब वो चिंतन पूर्वक जीता है कि भाई मतलब चित्रण पूर्वक नहीं जी रहा, विचार पूर्वक नहीं जी रहा, चिंतन यानी जो अस्तित्व सहज व्यवस्था है, अस्तित्व सहज जो उसके अंदर चिंतन शुरू हो गया है, अस्तित्व सहज जो चीजें उसको समझ में आने लगी हैं, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व समझ में आने लगा है, उसके अनुसार उसके चित्रण बनते हैं, उसके अनुसार उसके विषयों का चयन होने लगता है। इसको कहा है चिंतनाभ्यास पूर्वक जीना। ऐसे मानव को ही स्वायत्त मानव कहा है। बाकी हाँ ठीक है, आगे सभी स्पष्ट करेंगे ना किशन भैया तो और स्पष्ट हो जाएगा। और हो सकता है आगे बाबा जी एक एक बात की व्याख्या करते ही है, आगे चिंतनाभ्यास को ही व्याख्यायित कर रहे हैं। ठीक है ठीक है भैया। दीदी, हाँ ठीक है, धन्यवाद। दीदी हाँ जी, इसमें एक जो है ना, हेलो, हाँ जी हाँ जी। बोलिए भैया। एक जो दो लाइन है वो थोड़ा जो है यानी गौर करने लायक है, ऐसा मुझे लगा, हाँ शायद जी छूट रही है। बाबा जी कह रहे हैं कि जहाँ परीक्षण निरीक्षण पूर्वक तथ्यों को अनुभव करने का प्रस्ताव है, यह सब चिंतन अभ्यास का ही स्वरूप है ना। हाँ, चिंतन अभ्यास के बारे में ये कहा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, चाहे चिंतन अभ्यास हो, चित्रण अभ्यास हो, विषय अभ्यास हो, मानव मानव अभ्यासी अभ्यास तो ही तो रहेगा ही। रहेगा ही। मतलब बाबा हाँ जी का कहना है कि है ना, मानव भ्रमित स्थिति में या जागृत स्थिति में अभ्यास तो करता हाँ ही है। बिल्कुल बिल्कुल अभ्यास करना मानव की डिजाइन का हिस्सा है। भ्रमित बिल्कुल स्थिति में वो जो है विषय अभ्यास, चित्रण अभ्यास करता है, जागृत की स्थिति में चिंतन अभ्यास करता है। लेकिन बिल्कुल, अभ्यास करना जो है ना, आदमी को सिखाने की बात नहीं है, आदमी अभ्यास कर ही रह मतलब करता करता ही है। ही है। केवल जो है कौन सा अभ्यास करना है, उस पर उसका ध्यानाकर्षण करना है ना। बिल्कुल ये जो है हमारे लिए बहुत जो है ना, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट। एक सुकून देने वाली चीज है कि हम लोग है जो है ना, मूल में अभ्यास करना हमारी डिजाइन का हिस्सा बिल्कुल। है ना। बढ़िया, बढ़िया जी। जी तो हाँ आगे भैया, बढ़ते हैं, आगे और पढ़ते कोई हैं। हाँ, प्रश्न हो तो भी हम लोग, जिज्ञासा हो तो हम लोग जो है ये हाँ जिज्ञासा लास्ट में सेशन, ले हाँ लेंगे। प्रश्नोत्तरी सेशन में उसको रखेंगे। बहुत हाँ बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है भैया, पढ़ता हूँ। चिंतनाभ्यास के साथ साथ मानव में स्वाभाविक रूप में अनुभवात्मक स्वीकृतियां स्वयंस्फूर्त विधि से संपन्न होती है। यही संस्कार रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। मानवीयतापूर्ण संस्कार प्रतिष्ठा ही मानवत्व का स्थिर बिंदु होना देखा गया है। इन्हीं सत्यतावश अनुभूत होना एक आवश्यक कार्य होता है। अनुभव जीवन तृप्ति के अर्थ में ही होता है, जिसके प्रभाव मात्र से ही मानव अपेक्षा की आपूर्ति आपूर्ति हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि बंधन वश ही मानव में तनाव और ग्रंथियां बनी रहती है। बंधन मुक्ति के अनंतर तनाव रहित विधि से ही संपूर्ण कार्यकलाप संपन्न होते हैं। यहाँ यह भी बोध समन्वित होता है कि स्वभाव गति प्रतिष्ठा में त्व सहित व्यवस्था अक्षुण्ण रह पाता है। मानव में स्वभाव गति मानवत्व ही होना स्पष्ट हो चुकी है। मानवत्व सहज संपूर्ण कार्य तथा बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम मानव के स्वभाव गति प्रतिष्ठा में सहज रूप में निर्वाह होना पाया जाता है। इस प्रकार जागृति की आवश्यकता स्वभाव गति प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य है। बौद्धिक समाधान का ध्रुव अस्तित्व और मानव होने की स्वीकृति है।
अस्तित्व में मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के कारण मानव और अस्तित्व के बीच चारों अवस्थाएं अध्ययन के लिए वस्तु होना पाया जाता है। जीवन प्रतिष्ठा सदा सदा पीढ़ी रहते हुए मानव परंपरा में व्यवहित होने के लिए ही संयोग संयोगित होना देखा गया है, क्योंकि एक नंबर मानव परंपरा में जागृति और उसका प्रमाण ही तृप्ति का स्रोत है। तृप्ति में मानव अपेक्षा जीवन अपेक्षा का संतुलन ही है। 2 नंबर मानव परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान का प्रयोजन कार्य और प्रमाणों की आवश्यकता बना ही रहता है। फलस्वरूप हर व्यक्ति के लिए भागीदारी का स्थान इसमें बना ही रहता है। 3 जागृति पूर्णता और प्रामाणिकता सहित ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सर्व मानव से सर्व मानव के लिए समीचीन है। 4 नंबर सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही स्वायत्त मानव, परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव प्रतिष्ठा प्रमाणित होता है। 5 जागृति पूर्वक ही अज्ञात का ज्ञात, अप्राप्ति का प्राप्ति समीचीन रहता है। 6 जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व में अनुभूत होता है अथवा अस्तित्व में अनुभूत होना ही जागृति है। ठीक है दीदी, यहां तक करते। हाँ जी, थैंक यू भैया। चिंतनाभ्यास के साथ साथ मानव में स्वाभाविक रूप में अनुभवात्मक स्वीकृतियां स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होती हैं। किशन भैया देखिए, आपकी बात का जवाब आ रहा है कि चिंतनाभ्यास जैसे ही मानव चिंतनाभ्यास करने लगता है, मतलब उसका पहले तो विषयाभ्यास छूट गया यानी नियंत्रित हो गया, एक दिशा मिल गई उसको कि विषयों का अभ्यास क्यों है, हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का क्या प्रयोजन है अस्तित्व में, है ना, आहार निद्रा भय मैथुन इन विषयों का क्या प्रयोजन है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद चित्रणाभ्यास भी नियंत्रित हो गया कि हमारा विचार किस अर्थ में होगा। तो कैसे नियंत्रित हो गया? चिंतनाभ्यास के साथ साथ मानव में स्वाभाविक रूप में अनुभवात्मक स्वीकृतियां स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होने लगती हैं। माने मानव के रूप में जब आदमी चिंतनाभ्यास करने लगता है तो उसकी जो अनुभवात्मक स्वीकृतियां, मतलब अनुभव मूलक जितनी भी स्वीकृतियां हैं, जैसे संबंध में जीने की स्वीकृति बन गई, व्यवस्था में जीने के संबंध में मूल्यों का निर्वाह करने की स्वीकृति बन गई, व्यवस्था के अर्थ में व्यवस्था के नियमों को समझ के उनके अनुसार जीने की स्वीकृति बन गई, और सत्ता का अनुभव हो गया और उस अनुभव के कारण हर इकाई की व्यवस्था स्पष्ट हो गई। इसके अनुसार जो जीने की स्वीकृतियां बनती हैं, ये मानव के रूप में स्वाभाविक स्वीकृतियां हैं। इन्हीं को चिंतनाभ्यास का है। तो चिंतनाभ्यास के साथ साथ मानव में स्वाभाविक रूप में अनुभवात्मक स्वीकृतियां स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होती हैं। इसी को संस्कार, यही संस्कार रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और यही मानव का संस्कार बन जाता है। इसको संस्कार इस अर्थ में कहा है कि अब वो बदलते नहीं है, अब उसकी स्वीकृतियां बदलती नहीं है। शरीर बदल जाता है उसके बाद भी नहीं बदलती, क्योंकि स्वीकृतियां किस में हो जाती हैं प्रतिष्ठित? जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। इसी बात को आगे स्पष्ट किया है बाबा जी ने कि मानवीयतापूर्ण संस्कार प्रतिष्ठा ही मानवत्व का स्थिर बिंदु होना देखा गया है। उसके बाद वो मानव मानवत्व के रूप में ही जिएगा, मानवीयता के साथ ही जिएगा। इन्हीं सत्यतावश अनुभूत होना एक आवश्यक कार्य होता है। अनुभव जीवन तृप्ति के अर्थ में ये होता है जिसके प्रभाव मात्र से ही मानव अपेक्षा की आपूर्ति हो जाती है। तो जैसे ही जीवन में सुख शांति संतोष आनंद का अर्थ समझ में आ जाता है, वैसे ही सुख का अर्थ है समाधान पूर्वक जीना, शांति का अर्थ है समृद्धि पूर्वक समृद्धि को प्रमाणित करते हुए जीना, सुख शांति संतोष का अर्थ है व्यवस्था के साथ जीना, है ना, समाधान समृद्धि अभय, अभय माने समाज में अभय स्थापित हो गया, अभय स्थापित होने की योग्यता आ गई। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, व्यवस्था दिखाई देने लगी हमें, परिवार की व्यवस्था किस तरह से स्थापित होगी, और परिवारों की व्यवस्था ही समाज है।
और सह अस्तित्व प्रमाणित होना। तो कहने का अर्थ है जब जीवन में तृप्ति हो जाती है, जीवन के ज्ञान हो जाता है, तब मानव अपेक्षा की आपूर्ति हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि बंधनवश मानव में तनाव और ग्रंथियां बनी रहती हैं। बंधन मुक्ति के अनंतर तनाव रहित विधि से ही संपूर्ण कार्यकलाप संपन्न होते हैं। यहाँ यह भी बोध समन्वित होता है कि स्वभाव गति प्रतिष्ठा में त्वा सहित व्यवस्था अक्षुण्ण रह पाता है। तो यह भी बोध इसी से ये स्पष्ट होता है कि स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही त्वा सहित व्यवस्था का बोध हो पाता है। माने जैसे ही हमें व्यवस्था का बोध होता है, हम स्वयं स्वभाव गति में आ जाते हैं। और स्वभाव गति में आने का मतलब ही यही है कि हमें हर इकाई की व्यवस्था स्पष्ट हो गई। व्यवस्था माने उसके जीने का स्वरूप हमें स्पष्ट हो गया। जैसे बाबा जी लिखते ही हैं कि परमाणु जो है वो स्वभाव गति में रहता है और भागीदारी करता है स्वयं में व्यवस्था। परमाणु अंश जो है व्यवस्था की चाहत में रहता है, वो व्यवस्था में जीने के स्वरूप के साथ रहता है। कैसे प्रमाणित होता है कि जैसे वो परमाणु में आ जाता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। तो स्वभाव गति जो होती है वो व्यवस्था का प्रतीक होती है, और व्यवस्था में होने से स्वभाव गति स्थापित हो जाती है। मानव में स्वभाव गति मानवत्व ही होना स्पष्ट हो चुकी है। और मानव स्वभाव गति में कब आता है? जो मानवीयता पूर्ण आचरण, मानवता मूल्यों को समझता है, संबंध को समझता है, व्यवस्था को और सह अस्तित्व को समझ जाता है, तब वो मानवत्व उसका स्वभाव गति में होना स्पष्ट होता है। मानवत्व सहज संपूर्ण कार्य यथा बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम मानव के स्वभाव गति प्रतिष्ठा में सहज रूप में निर्वाह होना पाया जाता है। तो जब उसको समझ में आ जाती है स्वभाव गति, तो स्वभाव गति के अनुसार ही वो सामाजिक नियमों का, बौद्धिक नियमों का, प्राकृतिक नियम जो समझ में आते हैं उनके अनुसार वो निर्वाह कर पाता है। इस प्रकार जागृति की आवश्यकता स्वभाव गति प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य है। तो जागृति क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हम सभी स्वभाव गति प्रतिष्ठा में रहना चाहते हैं, हम सभी मानवत्व के साथ जीना चाहते हैं, हम सभी सहजता के साथ जीना, व्यवस्था को पसंद करते हैं और व्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं। इसलिए जागृति हमारी आवश्यकता है। बौद्धिक समाधान का ध्रुव अस्तित्व और मानव होने की स्वीकृति है। बौद्धिक समाधान का क्या मतलब है? कि हमें अस्तित्व भी स्पष्ट हो गया और मानव भी स्पष्ट हो गया, मतलब जीवन ज्ञान भी हो गया, और जीवन ज्ञान की सापेक्षता में शरीर और पूरे तीनों इकाइयों के साथ हमने कैसे रहना है, कैसे उसके साथ निर्वाह करना है, ये हमें स्पष्ट हो गया। इसी को जागृति कहा है। अस्तित्व में मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के कारण मानव और अस्तित्व के बीच चारों अवस्थाएं अध्ययन के लिए वस्तु होना पाया जाता है। तो मानव को मानव ही ज्ञान अवस्था की इकाई है, तो ज्ञान अवस्था की इकाई होने के कारण उसमें स्वयं का भी अध्ययन कर सकता है और चारों अवस्थाओं का भी अध्ययन कर सकता है। क्योंकि अध्ययन करने का अधिकार, समझने का अधिकार, समझकर जीने का अधिकार केवल मानव के पास ही है। जीवन प्रतिष्ठा सदा सदा पीढ़ी रहते हुए मानव परंपरा में वैभवित होने के लिए संयोगित होना देखा गया है। क्योंकि जीवन की ही निरंतरता होती है, इसलिए जीवन प्रतिष्ठा माने जीवन में प्रतिष्ठित होने के बाद, जीवन की 10 क्रियाओं को समझने के बाद ही मानव परंपरा में हर व्यक्ति वैभवित हो सकता है। यही संयोग है, इसी को संयोग कहा जाता है। पूर्णता के अर्थ में योग माने पूर्णता के अर्थ में चारों अवस्थाओं का जो योग संयोग हमारे साथ बना हुआ है, इसको समझना और इसके अनुसार जीना, यही जीवन प्रतिष्ठा है और यही मानव परंपरा में वैभवित होने की चीज है। मानव परंपरा में जागृति और उसका प्रमाण ही तृप्ति का स्रोत है। तृप्ति में मानव अपेक्षा, जीवन अपेक्षा का संतुलन ही है। तो मानव परंपरा में जो जागृति और उसका प्रमाण है, उससे कम में कोई भी मानव तृप्त नहीं हो सकता। हम अकेले में भी तृप्त नहीं हो सकते जब तक हम परंपरा में उसको प्रमाणित नहीं करते। तो मानव परंपरा में जागृति को प्राप्त करना और जागृति के साथ जीना, यही मानव के लिए तृप्ति का स्रोत है। तृप्ति का अर्थ है कि मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा में जो संतुलन है वो हमें समझ में आ गया। मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद समझ में आने के साथ साथ
समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की योग्यता भी हम में आ गई, और दोनों में संतुलन बना हुआ है ना। ना हम जीवन को समझकर अकेले में बैठे हुए हैं, और ना ही ऐसा हो रहा है कि जीवन को समझे बिना हमने कुछ मानवीयतापूर्ण आचरण को मान लिया। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ संतुलन के अर्थ में समझ में आते हैं। मानव परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान का प्रयोजन कार्य और प्रमाणों की आवश्यकता बना ही रहता है। फलस्वरूप हर व्यक्ति के लिए भागीदारी का स्थान इसमें बना ही रहता है। तो मानव परंपरा में ही सर्वतोमुखी समाधान एक प्रयोजन है। उसको समझने के बाद मानव परंपरा स्थापित होती है, और उसको समझने के बाद जो कार्य और प्रमाणों की आवश्यकता बनी ही रहती है, माने समाधान समझ में आने, को समाधान रूपी प्रयोजन को समझने के बाद, मानव परंपरा में प्रमाणित करने के बाद वो आवश्यकता बनी ही रहती है, मतलब उसके साथ जीने का एक साइकिल बना ही रहता है हर मानव में। फलस्वरूप हर व्यक्ति के लिए भागीदारी का स्थान इसमें बना ही रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कोई विशेष व्यक्ति ही ये काम करेगा, हर व्यक्ति के लिए इसमें भागीदारी का स्थान बना ही रहता है। जागृति, पूर्णता और प्रामाणिकता सहित ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सर्व मानव में से के लिए समीचीन है। तो जागृति पूर्ण होना माने 10 इकाइयों में जागृति को प्रमाणित करना, जागृति को प्राप्त करना और उसको आचरण के द्वारा प्रमाणित करना। इसके साथ ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हर मानव के लिए समीचीन है। समीचीन है मतलब निकटवर्ती है, हर मानव उसको समझ सकता है और जी सकता है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही स्वायत्त मानव, हाँ समीचीन, ये मतलब अगर आप उसमें परिभाषा संहिता में जाएंगे ना, तो समीचीन का अर्थ है निकटवर्ती। हाँ, में से के लिए, जिसको बाबा जी बार बार में से के लिए कहते हैं ना, वो है। हाँ, सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही स्वायत्त मानव, परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव प्रतिष्ठा प्रमाणित होता है। हाँ ठीक है, ठीक। तो सर्वतोमुखी समाधान माने क्यों करना है और कैसे करना है, ये अपने में पूरी तरह से स्पष्ट हो। परिवार में क्या करना है, कैसे करना है, समाज में क्या करना है, कैसे करना है, व्यवस्था में कैसे करना है, क्या करना है, ये स्पष्ट हो जाता है जिस मानव के पास सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट हो जाता है। जागृति पूर्वक ही अज्ञात को ज्ञात और अप्राप्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। माने जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि जब मुझे समाधि हुई तो अप्राप्त को प्राप्त करने का तो समझ में आ गया सिद्धियों से, लेकिन अज्ञात को ज्ञात नहीं कर पाया मैं, इसीलिए मैंने समाधि को उल्टा किया। तो वही कह रहे हैं कि अब हम अनुभवगामी विधि से इन अनुभवों को पढ़कर, इन परिभाषाओं को पढ़कर, है ना, इन सारे अर्थों को पढ़कर जागृति पूर्वक ही जागृत होकर के जो भी अज्ञात है ना, जैसे अभी तक मानव जाति में व्यापक अज्ञात है, जीवन अज्ञात है, मूल्य अज्ञात है, व्यवस्थाएं अज्ञात है, तो अज्ञात को ज्ञात कर सकते हैं। और जो भी अप्राप्त है ना, मानव के जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद जो अभी तक मानव प्राप्त नहीं कर पाया है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व में अनुभूत होता है, अथवा अस्तित्व में अनुभूत होना ही जागृति है। तो जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व में अनुभूत होता है, अस्तित्व में, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अनुभव पूर्वक समझ सकता है, और अनुभव पूर्वक समझना ही जागृति है। मतलब ये एक ही बात है। ठीक है योगेश भाई? जी दीदी, बहुत हाँ जी, बढ़िया, हाँ जी, बढ़िया। जी जी जी, आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। उक्त क्रम से बौद्धिक रूप में समाधानित होना स्वाभाविक है, यह तथ्य स्पष्ट हो गया। यह तथ्य भी जागृति का ही द्योतक है। जागृति के अनंतर हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप में असंग्रह प्रतिष्ठा को समृद्धि पूर्वक, स्नेह प्रतिष्ठा को पूरकता पूर्वक, विद्या प्रतिष्ठा को जीवन विद्या पूर्वक, सरलता प्रतिष्ठा को सहअस्तित्व दर्शन पूर्वक, अभय प्रतिष्ठा को मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक वैभवित होने के लिए
सूझबूझ पूर्वक कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। यही मुख्यतः बौद्धिक नियम है। ऐसे बौद्धिक नियम संपन्न मानव स्वाभाविक रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न होता है, जो मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य वैभव है, जिसमें से मानवीयतापूर्ण चरित्र जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, जो अखंड सामाजिक नियम के रूप में प्रभावित होता है। संबंधों में मूल्यों को पहचानना, निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, फलस्वरूप उभय तृप्ति ही मानवीय मूल्य का स्वरूप है। तन मन धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा नैतिकता है। यद्यपि पहले भी सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम का विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं, यहाँ जागृति और प्रामाणिकता पूर्वक उक्त तथ्यों को स्मरण में लाना उचित समझा गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यही है, अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व के रूप में नियमित है, फलतः अस्तित्व में व्यवस्था अक्षुण्ण है। मानव ही अस्तित्व में अविभाज्य है। अतएव नियम त्रय पूर्वक ही मानव मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा को सार्थक बना सकता है। इस सहज आशय के साथ ही यह तथ्य हर मेधावी व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना स्वाभाविक है कि हम सर्वमानव बंधन मुक्ति रूपी जागृति पूर्वक ही सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होते हैं। ऐसे जागृति संपन्नता से संपन्नता के लिए मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार विधि ही एकमात्र उपाय है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार का मूल वस्तु जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। यह मानव जागृति परंपरा के लिए सार्थक सिद्ध होता है। हाँ, ठीक है दीदी। ठीक है विजय भैया। उक्त क्रम से बौद्धिक रूप में समाधानित होना स्वाभाविक है। इस तरह से अगर हम ऊपर के क्रम को पढ़ते हैं, ऊपर के क्रम को ध्यान देते हैं, तो ये समझ में आता है कि जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व में अनुभूत होता है, अतः अस्तित्व में अनुभूत होना और जागृति पूर्वक ही अज्ञात को ज्ञात करता है, अप्राप्त को प्राप्त कर सकता है। जागृति पूर्वक ही मानव परिवार, मानव समाज, मानव व्यवस्था मानव में प्रमाणित हो सकता है। जागृति पूर्वक ही हर व्यक्ति जो है समाधान के साथ जी सकता है और हर व्यक्ति में इसको प्रमाणित करने की योग्यता समाहित होती है, ये भी समझ सकता है और हर व्यक्ति होता भी है। इस तरह से ये स्पष्ट किया है कि बौद्धिक रूप में समाधानित होना स्वाभाविक है, माने एक इसी को विश्वास सूत्र के रूप में समझा जा सकता है और यही बौद्धिक रूप में समाधान के रूप में समझा जा सकता है। यह तथ्य भी जागृति का ही द्योतक है। ये जो तथ्य स्पष्ट किया गया है कि समाधानित बौद्धिक रूप में, बौद्धिक माने हमारी बुद्धि में बोध हो गया, व्यवस्था का बोध हो गया। और क्या है व्यवस्था, ये आगे स्पष्ट किया है बाबा जी ने कि जागृति के अनंतर हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप में असंग्रह प्रतिष्ठा को समृद्धि पूर्वक प्रमाणित करता है। मतलब असंग्रह प्रतिष्ठा को कि किस तरह से उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो गई है ना। संग्रह माने लोभ, संग्रह यानी भय, संग्रह यानी डर, संग्रह यानी अपने आप को शरीर मानना, संग्रह यानी अपने पर अविश्वास होना। तो वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जागृत हो जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है, तो सबसे पहले असंग्रह को वो किसके रूप में समझता है, समृद्धि के रूप में समझता है कि उसके अंदर आवश्यकताओं का मतलब आवश्यकता से अधिक, माने आवश्यकताएं क्यों है, दो तरह की आवश्यकताएं, दोनों तरह की आवश्यकताएं उसको समझ में आ जाती हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को श्रम पूर्वक अर्जित किया जा सकता है और हर मानव जो है अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर ही सकता है और जीवन की आवश्यकता को समझ में से प्रमाणित किया जा सकता है। इस तरह से वो समृद्धि पूर्वक जीने के सूत्र को समझ जाता है। स्नेह प्रतिष्ठा को पूरकता पूर्वक, और जो स्नेह समझ में आता है उस स्नेह से उसको समझ में आता है कि हर एक इकाई के साथ किस तरह से पूरक होकर
जिया जा सकता है। मानव के साथ भी और मानवेतर इकाइयों के साथ भी किस तरह से पूरकता संतुलन को बनाते हुए और मानव के साथ संबंध का निर्वाह करते हुए जिया जा सकता है, ये जो स्पष्ट होता है उसको स्नेह में स्पष्ट हो जाता है। विद्या प्रतिष्ठा को जीवन विद्या पूर्वक, विद्या प्रतिष्ठा को माने उसको ज्ञान हुआ है, ये जीवन ज्ञान के द्वारा वो समझ में आ जाता है। सरलता प्रतिष्ठा को सह अस्तित्व दर्शन पूर्वक, जिसको सह अस्तित्व समझ में आ जाता है वो सभी के साथ सरलता के साथ व्यक्त होता है ना। अ, मतलब उसके अंदर कोई कोई छुपाव नहीं रहता, रहस्यता नहीं रहती कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। जैसे हमने ये वाक्य बहुत लोगों के मुंह से सुना ही है। 1 मिनट भैया, मैं टंकी बंद करके आती आवाज चलेगी क्या? हूँ। हाँ जी, हाँ भैया, वो टंकी भर गई थी ना तो वो बंद अच्छा करने, अच्छा नहीं अच्छा तो वो अच्छा। बोलता ही रहता है। नहीं नहीं, ठीक ठीक। हाँ, तो अच्छा। सरलता प्रतिष्ठा को सह अस्तित्व दर्शन पूर्वक, तो जब सह अस्तित्व समझ में आता है तो सरलता जो है वो उसके सह अस्तित्व दर्शन पूर्वक स्पष्ट हो जाती है। मतलब हर एक इकाई के साथ सरलता के साथ व्यक्त होना, मतलब कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी दुर्गम नहीं है। जैसे हमने सुना ही है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, ये ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा तुम जी ही नहीं सकते। वो कहते हैं लेकिन जब सह अस्तित्व समझ में आ जाता है तो व्यक्ति सरलता पूर्वक उसको प्रमाणित करता है। अभय प्रतिष्ठा को मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक वैभवित होने के लिए सूझबूझ पूर्वक कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। और अभयता माने उसके अंदर मतलब वस्तु को लेकर और मानव को लेकर अभयता आ जाती है। इसको वो कैसे प्रमाणित करता है? मानवीयता पूर्ण आचरण के वैभव के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा व्यक्त होता हुआ प्रमाणित करता है। इस तरह से बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि जागृति के अनंतर असंग्रह को समृद्धि पूर्वक प्रमाणित किया जाता है, स्नेह को पूरकता पूर्वक जीते हुए प्रमाणित किया जाता है, विद्या को जीवन विद्या पूर्वक प्रमाणित किया जाता है, सरलता को सह अस्तित्व दर्शन पूर्वक प्रमाणित किया जाता है, और अभयता को मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक, कि भाई वो ऐसा मानव किसी से भी डरता हुआ नहीं दिखाई देता, ना वस्तु के रूप के इसकी अनुपलब्धि के रूप में डरता हुआ दिखाई देता है, ना मानव की उपस्थिति से डरता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से इस तरह का मानव अपने यही बौद्धिक नियम है, आचरण करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे बौद्धिक नियम संपन्न मानव स्वाभाविक रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण संपन्न होता है, जो मूल्य चरित्र नैतिकता का अविभाज्य वैभव है। और इस बौद्धिक नियम के पीछे क्या है? उस मानव को मूल्य चरित्र और नैतिकता समझ में आ गई है। मूल्य यानी मानवीयता पूर्ण मूल्य यानी जो 9 मूल्य स्थापित मूल्य हैं, फिर शिष्ट मूल्य हैं, फिर उपयोगिता मूल्य है, कला मूल्य है, ये स्पष्ट हो जाते हैं। ये जो मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं, और चरित्र यानी समाज में किस तरह से इन मूल्यों का निर्वाह करना है, वो स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। मूल्य समझ में आते हैं तो वो समाज में चरित्र के रूप में प्रमाणित होते हुए दिखाई देते हैं, और अखंड समाज में मतलब पूरी धरती पर वो नैतिकता के रूप में, है ना, राजनीति और धर्म नीति के रूप में प्रमाणित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि ये बौद्धिक नियम के पीछे जो मूल्य चरित्र नैतिकता की स्पष्टता है, यही बौद्धिक नियम है। और ये मूल्य जो है मानव को अपने में समझ में आते हैं, चरित्र जो है समाज में निर्वाह पूर्वक दिखाई देते हैं, और नीति जो है अखंड समाज पर 10 परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में किस तरह से नीतियों को प्रमाणित किया जाता है, ये दिखाई देता है। इसी बात को आगे बाबा जी ने स्पष्ट किया है, जो अखंड सामाजिक नियम के रूप में प्रभावित होता है, संबंधों में मूल्यों को पहचानना, निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, फलस्वरूप उभय तृप्ति ही मानवीय मूल्य का स्वरूप है। फिर उसके बाद बताया है, तन मन धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा ही नैतिकता है। यद्यपि पहले भी सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम का विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं, यहाँ जागृति और प्रामाणिकता पूर्वक
उक्त तथ्यों को स्मरण में लाना उचित समझा गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यही है, अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व के रूप में नियमित है, फलतः अस्तित्व में व्यवस्था अक्षुण्ण है ना। अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व के रूप में, मतलब एक बड़ा नियम क्या है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, कोई भी इकाई अलग अलग नहीं है, इसलिए हर इकाई के साथ हर समय हर क्षण संबंध पूर्वक निर्वाह करना ही नियम है, फलतः अस्तित्व में व्यवस्था अक्षुण्ण है, इसीलिए व्यवस्था भी अक्षुण्ण है। जब हर इकाई अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक अपने संबंध का निर्वाह कर रही है, तो इसका मतलब व्यवस्था भी अक्षुण्ण है, इसलिए व्यवस्था दिखाई देती है और व्यवस्था भी अपने आप में अक्षुण्ण हो ही गई जब हर इकाई समग्र इकाइयों के साथ संबंध पूर्वक निर्वाह कर रही है। तो मानव भी अस्तित्व में अविभाज्य है, तो मानव अस्तित्व से अलग कैसे हो सकता है? मानव भी अस्तित्व में अविभाज्य है, अतएव नियम पूर्वक ही मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा को सार्थक बना सकता है। इस सहज आशय के साथ ही यह तथ्य हर मेधावी व्यक्ति में से के लिए स्पष्ट होना स्वाभाविक है कि हम सर्व मानव बंधन मुक्ति रूपी जागृति पूर्वक ही सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होते हैं। तो ये सारे तथ्य जो है ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हर मानव बंधन मुक्त होकर के, बंधन माने जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, जब हम सुविधाओं के लिए समर्पित हो जाते हैं, जब हम अनुकूलताओं के लिए समर्पित हो जाते हैं, यही बंधन है, क्योंकि हम बंध गए, हम शरीर से बंध गए, हम अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से बंध गए। तो जब हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी ही जागृति पूर्वक ही सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो पाते हैं। ऐसे जागृति संपन्नता में से के लिए मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार विधि ही एकमात्र उपाय है। और अगर हम इस तरह से जीना चाहते हैं और इस तरह की परंपरा को देखना चाहते हैं, तो वो शिक्षा संस्कार विधि से ही एकमात्र उपाय है कि ये आगे बढ़ सकती है। जैसे ये भी हम जो कर रहे हैं, शिक्षा का ही कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सम्मेलन भी एक तरह से शिक्षा का कार्यक्रम है। तो ये सारी शिक्षा के लिए एक पृष्ठभूमि बन रही है। तो शिक्षा, लोगों को विश्वास हो जाए कि यही शिक्षा है, उसके बाद उसको कैसे लागू करना है, कैसे स्थापित करना है हर परिवार में, है ना, ये आगे मानव की कल्पनाशीलता में तो आता ही है। तो यही स्पष्ट किया है कि ये मानवीयतापूर्ण आचरण जो है, शिक्षा संस्कार विधि से ही एकमात्र ऐसी विधि है जिससे ये स्थापित हो सकता है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार का मूल वस्तु, इसलिए मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार, अगर हम मानव को शिक्षा देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो शिक्षित होकर मानव बने, तो इसका मूल वस्तु है शिक्षा की, कि हम उसको जीवन ज्ञान दे सकें, उसको अस्तित्व दर्शन ज्ञान दे सकें और उसको मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान दे सकें। यह मानव जागृति परंपरा के लिए सार्थक सिद्ध होता है और यही इसी से जागृति परंपरा होती है और यही मानव के लिए सार्थक कार्यक्रम है। बाकी सारे निरर्थकता की ओर ही चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है विजय भैया। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। कुछ छूट गया हो तो योगेश भैया स्पष्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत सारे अर्थ समाहित जी होते हैं, तो जी जी हर जी, बहुत व्यक्ति। बढ़िया। हाँ बहुत हाँ। बढ़िया। ये बंधन में जो है ना, जैसे आपने बताया वो है, और विचार बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, है ना, हाँ जी, उसको भी जो है हम इसमें ले कंसीडर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। जी जी जी, बढ़िया। हाँ जी। ये बल भैया भैया आगे बढ़े। ये चैप्टर तो खत्म हो रहा है, इसका प्रश्नोत्तर करेंगे अभी कि आखिर में नहीं, करेंगे? मुझे लगता है कि अपने जो 7:45 जो अपने प्रश्नोत्तरी सत्र हाँ रखते हैं ना, दीदी, उसी ठीक है समय भैया। करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है। अभी शुरू करता हूँ अध्याय 6, दृष्टा कर्ता भोक्ता। जीवन ही दृष्टा है, मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होता है। मानव में किंबा हर मानव में देखने का दावा समाहित है, इसी के साथ और भी देखने की कामना बनी ही रहती है। ये दावा और कामना, आंखों से जो कुछ भी दिख पाता है उसी के लिए अधिकतर संख्या में मानव जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। यह सर्वविदित तथ्य है। इसी क्रम में और देखने की विधि से प्रकारांतर से पूरा धरती पूर्व से पश्चिम तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक
और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक देख लिया। इसी के साथ इसी के आधार पर धरती का सर्वेक्षण कार्य भी संपन्न हुआ। इसी क्रम में आगे ग्रह गोलों को अनेक सौरव्यूहों को देखने की इच्छा निर्मित होती रही। किसी एक पीढ़ी में धरती के मानव चांद तक जाकर वापस आ गए। चंद्रमा धरती के सदृश ठोस गड्ढे और पत्थर का होना बताया। वहां पानी और वनस्पतियां न होने का सत्यापन किया। वहां हवा का दबाव नहीं है बताया। वहां गए हुए आदमी इसी धरती से पानी और हवा को ले गए थे। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी आवश्यक रहा ही होगा। इससे बहुत बड़ी भारी एक कौतूहलात्मक बाधा टल गई कि अन्य धरती से इस धरती तक आदमी पहुंच सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि इस शताब्दी का रहा है। इसमें मानव के लिए सकारात्मक पक्ष यही है, न जाने चांद धरती के साथ कितने समय से रहा है, उसमें अभी तक मानव जीव वनस्पति योग्य परिवेश बना नहीं। इस धरती पर इन सबके योग्य वातावरण समृद्ध हो चुका है। यह लाभ मानव को हुआ। उसके उपरांत अनेकानेक प्रयोगों से अन्य धरती, जिस पर इस सौरव्यूह के सीमा में कहीं होने का कल्पना से विभिन्न देशों से अंतरिक्ष यानों को भेजकर मतलब उपग्रह देखा गया। मतलब उपग्रहों को भेजकर अभी तक इस सौरव्यूह में जीव वनस्पति से समृद्ध अन्य धरती का पता नहीं लगा है। सर्वाधिक ग्रहों को विरल अवस्था में ही होना पाया गया। कई ग्रहों के साथ एक से अधिक चंद्रमा मतलब उपग्रह का होना भी बताया गया। ये सब देखने के क्रम में ही विस्तृत आंकलन मानव के पास पहुंच चुका है। आगे पढ़ूं दीदी, इसको व्याख्या करने की जरूरत है? इसको व्याख्या की तो जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे ना बाबा जी ने इसी को आगे प्रतिबिंबन के रूप में स्पष्ट किया ठीक है दीदी। है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। बाबा जी यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव ने अभी तक जो कुछ भी प्रमाणित किया है वो देखने के आधार पे प्रमाणित किया, माने स्थूल आंखों से जो दिखाई देता है उसके आधार पे वो प्रमाणित किए हैं बातें। जैसे बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव ही जीवन ही दृष्टा है, मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होता है। कि अभी तक हमने ऊपर यही पढ़ा है कि जीवन ही दृष्टा है। दृष्टा किस अर्थ में है कि वो समग्रता में सब चीजों को देख सकता है, अपने जीवन ज्ञान को भी देख सकता है, समझ सकता है, और फिर उसके अर्थ में जब सबको देखता है तो वो मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करता है। लेकिन इस देखने की उपलब्धि को अभी तक मानव कहाँ प्रमाणित कर सका है, इस बात को स्पष्ट किया बाबा जी ने। मानव में किंवा हर मानव में देखने का दावा समाहित है। इसी के साथ और भी देखने की कामना बनी ही रहती है। तो जितना हमें दिखाई देता है हम उससे ज्यादा देखना ही चाहते हैं, क्योंकि मानव दृष्टा पद में है। कब तक वो देखना चाहेगा? जब तक वो संपूर्णता को नहीं देख लेगा। इसीलिए जो भी कुछ देखा होता है हम उससे आगे की चीज को देखना चाहते हैं, और ये दावा और कामना आंखों से जो कुछ भी दिख पाता है उसी के लिए अधिकतर संख्या में मानव जूझता हुआ देखने को मिलता है। तो मानव ने धरती को देख लिया, धरती के बाद उसने चांद की ओर देखा, तो अब उसको चांद को देखने की जिज्ञासा पैदा हो गई। तो इस तरह से ये सर्वविदित तथ्य है कि मानव और अधिक संख्या में और अधिक ज्यादा चीजों को देखना ही चाहता है। इसी क्रम में और देखने की विधि से प्रकारांतर से पूरा धरती पूर्व से पश्चिम तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक देख लिया। इसी के आधार पर धरती का सर्वेक्षण कार्य भी संपन्न हुआ। इसी क्रम में आगे ग्रह गोलों को, अनेक सौरव्यूहों को देखने की इच्छा निर्मित होती रही। किसी एक पीढ़ी में धरती के मानव चांद तक जाकर वापस आ गए। अब क्या हुआ, सब कुछ देख लिया तो ये इच्छा हुई कि सौरव्यूह में और चीजों को भी देखा जाए।
तो एक पीढ़ी में धरती के मानव चांद तक पहुंच गए। चंद्रमा धरती के साथ के सदृश ठोस गड्ढे और पत्थर का होना बताया। वहां पानी और वनस्पतियां न होने का सत्यापन किया। वहां हवा का दबाव नहीं है बताया। वहां गए हुए आदमी इसी धरती से पानी और हवा को लेके गए थे। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी आवश्यक रहा ही होगा। इससे बहुत बड़ी भारी एक कौतूहलात्मक बाधा टल गई। क्या? कि अन्य धरती से इस धरती तक आदमी पहुंच सकता है। कि भाई ये बाधा टल गई। ये बाधा थी अभी तक कि हम दूसरी धरतियों पे रह सकते हैं या दूसरी धरती से मानव इस धरती तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है। यह एक बड़ी उपलब्धि इस शताब्दी का रहा है। इसमें मानव के लिए सकारात्मक पक्ष यही है, ना जाने चांद धरती के साथ कितने समय से रहा है। उसमें अभी तक मानव जीव वनस्पति योग्य परिवेश बना नहीं। इस धरती पर इन सब की योग्य वातावरण समृद्ध हो चुका है। यह लाभ मानव को हुआ। उसके उपरांत अनेकानेक प्रयोगों से अन्य धरती, जिस पर इस सौरव्यूह के सीमा में कहीं होने की कल्पना से विभिन्न देशों से अंतरिक्ष यानों को भेजकर, अंतरिक्ष यान जो हम भेजते हैं वो भी क्या होते हैं, वो एक उपग्रह के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी ग्रहों का चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनको उपग्रह या सैटेलाइट भी कहा जाता है। विभिन्न देशों से अंतरिक्ष यानों को भेजकर देखा गया। अभी तक इस सौरव्यूह में जीवन वनस्पति से समृद्ध अन्य धरती का पता नहीं लगा है। सर्वाधिक ग्रहों को विरल अवस्था में ही होना पाया गया है। कई ग्रहों के साथ एक से अधिक चंद्रमा उपग्रह का होना भी बताया गया है। ये सब देखने के क्रम में ही विस्तृत आकलन मानव के पास पहुंच सके। इन सब की जिज्ञासा का आधार क्या रहा? कि मानव दृष्टा पद पे है, इसीलिए वो देखने की जिज्ञासा के साथ है। और इस देखने की जिज्ञासा में उसने चंद्रमा और दूसरे ग्रहों तक की यात्रा कर डाली है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि मानव को ये विश्वास हो चुका है कि इस धरती जैसे समृद्ध परिस्थिति किसी भी ग्रह गोल में नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे ना विजय भैया, तो और हाँ ज्यादा दीदी, हाँ स्पष्ट हो दीदी, जाए। बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी। गुप्त देखने की परिकल्पना विधि से मानव पर जो कुछ भी प्रतिबिंबित प्रभावित रहता है, वह सब मानव के लिए देखने की वस्तु के रूप में रहता ही है। उल्लेखनीय तथ्य यही है, आंखों से अथवा सभी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा हुआ वस्तु अपने स्वरूप में दिखता नहीं। यह बात सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होता है कि आंखों पर ही वस्तु का सर्वाधिक भाग प्रतिबिंबित होता है। बाकी अन्य प्रणालियों से उतना अधिक भाग चित्रित नहीं हो पाता है। आंख के अनंतर शब्द और कहानी द्वारा मानव की कल्पना में बहुत सारा चीज आता है। ऐसे कथाओं के आधार पर किए गए कल्पनाएं आंखों में आता नहीं। यही मुख्य मुद्दा है। सर्वमानव के साथ यही घटना घटती रही है। चाहे कितने ही श्रेष्ठ अभ्यासों में परिपक्व क्यों न हुआ हो, चाहे सामान्य व्यक्ति क्यों न हो, इस तथ्य का सर्वेक्षण हर व्यक्ति कर सकता है। यही मुख्य बिंदु है। आंखों से अधिक कल्पना होता है, साथ ही कल्पनाएं आंखों में दिखती नहीं है। यही व्यथा हर मानव के साथ कमोबेशी बना हुआ है ही। इस मुद्दे में मुख्य रूप में जो विषमता का आधार है, वह है देखने का परिभाषा। अभी तक आंखों पर जो कुछ भी प्रतिबिंबित रहती है, दिखने की वस्तु यही है। ऐसी ही मान्यता के आधार पर मानव सहज आंखों से अधिक शक्तिशाली यंत्र उपकरण को बना कर भी देखा गया। उपकरणों से दूर की चीज अथवा बहुत छोटी चीज को देखा भी है। इन उपकरणों से परमाणुओं एवं परमाणु अंशों को देखने का दावा भी किए हैं और दूर में स्थित ग्रह गोलों को, नक्षत्रों को देखने का सत्यापन किए हैं। आगे एक दीदी पैराग्राफ पढ़ लूं कि रुक जाऊं?
7:40 पढ़ लेते हैं, है ना, और क्योंकि वो एक पढ़ इससे लेता हूँ। कनेक्टेड है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ हाँ, लेते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है, आंखों में जो कुछ भी प्रतिबिंबित होती है, इसे आगे देखने पर पता चलता है। मानव की आंखों में जो कुछ भी घटना और रूप दिख पाता है, वह आंशिक भाग ही रहता है। हर रूप स्थिति में गति होना पाया जाता है। इस क्रम में रूप का परिभाषा जो आकार, आयतन, घन है, उसमें से आकार का ही आंशिक भाग आंखों में प्रतिबिंबित होता है। आकार और आयतन, घन अविभाज्य है। जो कोई भी आकार है, सत्ता रूपी ऊर्जा में जो कोई भी आकार है, सत्ता रूपी ऊर्जा में, शून्य में समाई रहती है, सभी ओर से सीमित रहता ही है। यही उस वस्तु का विस्तार अथवा आयतन का तात्पर्य है। आकार का स्वरूप लंबा, चौड़ा, ऊंचा, मोटा, गहरा, गोल, चपटा, बेलनाकार, विभिन्न संख्यात्मक कोणाकार में होना पाया जाता है। ऐसे सभी रूप से केवल आकार, आयतन का आंशिक भाग ही आंखों में प्रतिबिंबित हुआ रहता है। इससे किसी वस्तु का वर्तमान में होना स्वीकार होता है। स्वीकारने का पक्ष जीवन पक्ष का ही कार्य प्रणाली है। हाँ दीदी। हाँ जी, थैंक यू विजय भैया। उक्त देखने की परिकल्पना विधि से मानव पर जो कुछ भी प्रतिबिंबित प्रभावित रहता है, वह सब मानव के लिए देखने की वस्तु के रूप में रहता ही है। तो मानव दृष्टा पद पे है। यही कारण है कि जितनी भी वस्तुएं मानव को आंखों से दिखाई देती हैं, प्रतिबिंबित रहती हैं, उन उनसे वो प्रभावित रहता ही है, उनको वो देखना ही चाहता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते ना, हम जैसे बच्चे को प्रतिबंधित करना चाहते हैं कि भाई मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, तू ये क्यों सोच रहा है, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, तू बेकार के सवाल क्यों पूछ रहा है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक इकाई पे समग्रता का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। तो जो भी वो देखता है उसके बारे में वो जानना ही चाहता है। तो यह सब मानव के लिए ये सारे जो उदाहरण है, ये प्रमाणित करते हैं कि मानव समग्रता में सब चीजों को देखना चाहता है। उल्लेखनीय तथ्य यही है, आंखों से अथवा सभी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा हुआ वस्तु अपने स्वरूप में दिखता नहीं है। मतलब आंखों से जो भी हम देखते हैं वो तो हमें स्पष्ट होता ही है कि समग्रता में तो वो दिखता ही नहीं है। क्योंकि हर वस्तु को देखने के बाद आगे ही स्पष्ट करें, मैं क्या व्याख्या करूं, कि देखने के बाद हर मानव की कल्पनाशीलता में कुछ आता है। अब उस कल्पनाशीलता को आप प्रतिपादित नहीं कर सकते कि ये चीज देखने से तेरे दिमाग में ये क्यों आया। तो इसीलिए आंखों से नहीं देखता, आदमी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखता है। तो ये बात सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होता है कि आंखों पर ही वस्तु का सर्वाधिक भाग प्रतिबिंबित होता है। बाकी अन्य प्रणालियों से उतना अधिक भाव प्रतिबिंबित स्पष्ट नहीं हो पाता है। आंख के अनंतर शब्द और कहानी द्वारा मानव की कल्पना में बहुत सारा, जैसे जो आंख से दिखता है वही सर्वाधिक भाग दिखता है। जैसे कि जो आंख से नहीं देख पाते, वो स्पर्श करके देखते हैं, सुनकर देखते हैं, सूंघ कर देखते हैं, खा कर देखते हैं, लेकिन उससे उतना भाग स्पष्ट नहीं होता जितना आंख से स्पष्ट होता है। ये बात कह रहे हैं बाबा जी। आंख के अनंतर शब्द और कहानी द्वारा मानव की कल्पना में बहुत सारा चीज आता है, फिर बाकी बातें बाकी इंद्रियों से वो अपनी कल्पना को जोड़ करके स्पष्ट करता है उनको। ऐसी कथाओं के आधार पर किए गई कल्पनाएं आंख में आता नहीं, यहीं से मानव की कल्पनाशीलता शुरू हो जाती है। और कल्पनाशीलता आंख में नहीं समझ, जैसे हम बच्चों को बता देते हैं ना चंद्रमा मामा है, तो ये उसकी कल्पनाशीलता में समा नहीं पाता कि मामा कैसे है ना। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण हम देख ही सकते हैं। जैसे हमने नदियों को माता कहा है, तो माता किस माता को समझे बिना नदियों को माता कहना उसकी कल्पना में नहीं समाता कि क्यों माता कहा है। तो यही मुख्य मुद्दा है। सर्वमानव के साथ यही घटना घटती रहती है, चाहे कितने ही श्रेष्ठ अभ्यासों में परिपक्व क्यों ना हो, चाहे सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो,
इस तथ्य का सर्वेक्षण हर व्यक्ति कर सकता है, कि ये हर व्यक्ति जान सकता है कि हर व्यक्ति जो है अपनी कल्पना से भी चीजों को देखता है, और कल्पना जो होती है वो आंखों में समाती नहीं है। यही मुख्य बिंदु है, आंखों से अधिक कल्पना होता है, साथ ही कल्पनाएं आंखों में दिखती नहीं है। यही व्यथा व्यथा हर मानव के साथ कमोबेशी बना हुआ है ही। तो यही हमारे जीवन की व्यथा है, कि हमें लगता है कि हम इन चीजों को तो इतने नियंत्रण से देखते हैं, इतने अच्छी तरह से देख पाते हैं, ये बच्चे क्यों नहीं देख पाते। जैसे बच्चों को हम कभी ड्रेसेस के लिए टोकते हैं, उठने बैठने के लिए टोकते हैं, तो बच्चे कहते हैं इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप ही सोच रहे हो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमें हमारे अंदर ये व्यथा उड़ जाती है कि ये बच्चे क्यों नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ। तो वही स्पष्ट किया बाबा जी ने, कि क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कल्पना से जोड़ करके चीजों को देखता है, इसीलिए ये जब तक आंख से अधिक कल्पना को हम नहीं समझते कि कल्पना किस तरह से कल्पना संपूर्णता के साथ चीजों को देख सके, तब तक ये व्यथा का आधार बना ही रहता है। यही मुद्दे जो होते हैं विषमता का आधार बने रहते हैं। तो इस मुद्दे में मुख्य रूप में जो विषमता का आधार है वह है देखने का परिभाषा। अभी तक आंखों पर जो कुछ भी प्रतिबिंबित रहती है, दिखने की वस्तु यही है। ऐसी ही मान्यता के आधार पर मानव सहज आंखों से अधिक शक्तिशाली यंत्र उपकरण को बनाकर भी देखा गया। उपकरणों से दूर की चीज अथवा बहुत छोटी चीज को देखा भी है। इन उपकरणों से परमाणुओं एवं परमाणु अंशों को देखने का दावा भी किए हैं, और दूर में स्थित ग्रह गोलों को नक्षत्रों को देखने का सत्यापन किए हैं। तो ये देखने की मानव ने समझा कि अगर इस देखने की सूक्ष्मता को बढ़ा दिया जाए तो हम चीजों को और अच्छे से व्याख्यायित कर पाएंगे। इसीलिए हमने इतने बड़े बड़े उपकरण बना लिए जो परमाणु और परमाणु अंशों को भी देख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मानव ने ये तो जांच लिया कि मानव के अंदर देखने की उत्सुकता है और वही देख सकता है। तो यह सर्वविदित तथ्य है कि आंखों में जो कुछ भी प्रतिबिंबित होती है, इसे आगे देखने पर पता चलता है कि मानव की आंखों में जो कुछ भी घटना और रूप दिख पाता है वह आंशिक भाग ही रहता है। हर रूप स्थिति में गति होना पाया जाता है। इसलिए बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि आंख से जो कुछ भी हम देखते हैं वो आंशिक ही होता है, क्योंकि हर स्थिति में गति होना होता है। तो जो भी चीज आपने इस समय देखी, क्या होता है उसमें गति होती ही रहती है। तो इसीलिए आंख से उसको पूरे को नहीं देख पाते। तो इसलिए स्थिति और गति के साथ किसी चीज को देखना ही समग्रता में देखना हो पाता है। इस क्रम में रूप का परिभाषा जो आकार आयतन घन है, उसमें से आकार का ही आंशिक भाग आंखों में प्रतिबिंबित होता है। आकार और आयतन घन अविभाज्य है। तो आकार के साथ आयतन और घन तो हमें दिखाई देता ही है, समझ में आता ही है, लेकिन आंखों में केवल आकार ही दिखाई दे पाता है। जो कोई भी आकार है सत्ता रूपी ऊर्जा में शून्य में समाई रहती है। तो वो जो आकार है वो सत्ता रूपी में शून्य में समाया रहता है। ये हम आंख से नहीं देख पाते, सभी ओर से सीमित रहता है, और सत्ता के कारण ही वो सीमित रहता है। ये समझ में आने के बाद दिखाई देता है। यही उस वस्तु का विस्तार अथवा आयतन का तात्पर्य है। तो जब हम शून्य में उन चीजों के आकार को, आयतन को और विस्तार को देख पाते हैं, तब हम उस चीज को, पूरे आकार को देख पाते हैं। आकार का स्वरूप लंबा, चौड़ा, ऊंचा, मोटा, गहरा, गोल, चपटा, बेलनाकार, विभिन्न संख्यात्मक कोणाकार में होना पाया जाता है। ऐसे सभी रूप में से केवल आकार आयतन का आंशिक भाग ही आंखों में प्रतिबिंबित हुआ रहता है। इससे किसी वस्तु का वर्तमान में होना स्वीकार होता है। स्वीकारने का पक्ष जीवन पक्ष का ही कार्य प्रणाली है। हाँ, आंख से देखने में इतना स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु का जो आकार हमें दिखाई देता है वो किसी भी वस्तु का वर्तमान होना ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वर्तमान होना जो होता है, ये जो स्वीकार जो होता है, ये जीवन पक्ष के कारण हो पाता है। जब तक जीवन पक्ष मतलब ज्ञान पक्ष को हम नहीं जोड़ते, तब तक आंखों से देखे हुए को भी हम समग्रता में नहीं देख सकते। ये स्पष्ट किया है बाबा जी ने। ठीक है। जी दीदी, बहुत बढ़िया।
और समय भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब इस हाँ, मंच को हम 7:50 में। प्रश्नोत्तरी के लिए हाँ, खुला करते हैं, जिज्ञासा के लिए खुला करते हैं। तो जो भी मित्रों को आज की चर्चा को लेकर जो कुछ भी शेयरिंग करने का मन हुआ हो या तो कोई जिज्ञासा हो तो उसको रख सकते हैं। उनका स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया वैसे वो एक तो विषयाभ्यास, चित्रणाभ्यास और चिंतनाभ्यास को और ठीक से समझना है, और बेसिकली विषयाभ्यास और चित्रणाभ्यास में भी जो अंतर है उसको भी समझना है, और थोड़ा चिंतनाभ्यास को और डिटेलिंग कर सकें कि उसको हम और कैसे ठीक से कर पाए, तो इस पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए भैया। वैसे तो भैया यहाँ बाबा जी ने बहुत सरल भाषा में उसको रखा है। विषय अभ्यास मतलब इंद्रिय मूलक, रुचि मूलक जो अभ्यास है, रुचि मूलक जो हमारा जीना है, उसी को विषय अभ्यास कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से। कौन सा पेज था वो? पेज मेरा जो है आगे पीछे हो गया। हाँ, तो 100 हाँ, उसमें बाबा जी ने लिखा है कि विषय अभ्यास मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष केंद्रित होना पाया जाता है। इंद्रिय हाँ सन्निकर्ष जी, मतलब रुचि मूलक, हाँ पांच जी। इंद्रियों से जो भाता है, पांच इंद्रियों से जो प्रिय लगता है, उस अर्थ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसी को विषय अभ्यास कह रहे हैं। हाँ, है ना? हाँ जी, जी हाँ इंद्रिय जी। मूलक अभ्यास, खुद को शरीर आपने मानते हुए स्पष्ट किया। पांच इंद्रियों से जो प्रिय लगता है उस अर्थ में है। और जो चित्रण अभ्यास कह रहे हैं, तो वो प्रिय लगने के आधार पर लगता है कि इन चीजों को और जो है एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और जो है ना, इसी के आधार पर लगातार है ना निरंतर सुख को पाया जाए। उस अर्थ में जो है वो सुविधा संग्रह में लग जाता है ना। उसी के आधार पर जो है चित्रण बनाता है। तो उसको यहाँ चित्रण अभ्यास कह रहे हैं। चित्रण अभ्यास विश्लेषण केंद्रित होना पाया जाता है, लेकिन वो विश्लेषण प्रिय हित लाभ की सीमा में होता है। नहीं, विश्लेषण क्रिया जो है, विचार की जो क्रिया है ना, तुलन विश्लेषण। तो यह चित्रण अभ्यास के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि विश्लेषण केंद्रित, और विश्लेषण यूजुअली जो है ना, वो प्रिय हित लाभ की सीमा में होता है। तो मतलब जो है अल्टीमेटली वो सुविधा संग्रह के अर्थ में होता है। तो ये नहीं, 4.5 तो क्रिया भैया के अर्थ में ये दो अभ्यास को बताया गया है। हाँ, 4.5 क्रिया की सीमा में आदमी ये दो अभ्यास में जीता है। और आगे फिर जो है वो अनुभव मूलक या अनुभव से जोड़कर, है ना, समझदारी के अर्थ में जो है अभ्यास बताया, उसको चिंतन अभ्यास कह रहे हैं। तो जैसे भैया फिर हाँ, इसमें जो डिफरेंस क्या होगा, जैसे इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पर ही अगर हम कर रहे हैं, तो चयन हाँ, आस्वादन में जो हो रहा बेसिकली उस हम्म पार्ट को हम विषयाभ्यास कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मानव तो है नहीं जिसका विश्लेषण नहीं चल रहा है। तो हम्म तरह तुलन है, प्रिय हित लाभ के आधार पर भी चल रहा है, लेकिन वो हम्म तो चल ही रहा है। तो यही हम्म जो इंद्रिय सन्निकर्ष के साथ अनुकूलता प्रतिकूलता हम्म के साथ जो हम सुख की कल्पना करके जो भी कर रहे हैं, और उसी के हम्म साथ जो चित्र बन रहे हैं, तो वही तो हम्म। चित्रणाभ्यास भी हो रहा है। तो चित्रणाभ्यास भी एक्टिवेट तो वहीं से हो रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? हाँ, तो डिफरेंस ये हुआ। हाँ, बताइए दीदी, हाँ, बताइए। मैं बताती हूँ। डिफरेंस ये हुआ कृष्णा भैया कि जब हम विषयाभ्यास के बारे में, मतलब जब हम विषयाभ्यास कर रहे हैं, उसमें जो भी केंद्र में हमारे क्या है, सुविधाएं हैं। सुविधाओं को केंद्र में रखकर ही हम विषयाभ्यास कर रहे हैं, उनका ही चित्रण कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर सुख का चित्रण जैसे ही आता है अपने बच्चे के लिए, हम अपनी अपनी पूर्वाभ्यासों को याद करें, तो हमारे अंदर यही बना रहता था कि ये पढ़ाई अच्छी कर लेगा, जॉब अच्छी लग जाएगी, तो ये सुखी हो जाएगा, है ना। तो जी चाहते तो हम सुख है, लेकिन चित्रण क्या बना हुआ है कि अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छी सुविधा, अच्छी गाड़ी से ये सुखी हो जाते हैं। तो ये चित्रणाभ्यास हो गया। कर तो जीवन ही रहा है ना, विश्लेषण तो जीवन ही कर रहा है, लेकिन आधार क्या हो गया, सुविधाएं हो गई। फिर आगे कहा है चित्रणाभ्यास। चित्रणाभ्यास में क्या होता है, एक विचार प्रधान हो जाता है।
विचार प्रधान, जैसे मैंने इसमें बताया ना, श्रुति और स्मृति उसका आधार हो जाते हैं। जैसे कोई वेद पाठ कर रहे हैं या जो श्रुतियां पढ़ रहे हैं, स्मृति स्रोत और सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उनके आधार पे कोई विचार को लेकर के वो अपने पूरे जीवन को चलाते रहते हैं। जैसे किसी का पर्यावरण पे ध्यान चला गया, तो वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही सारे संबंधों का विश्लेषण करने लगता है कि जो लोग पर्यावरण का ध्यान रखते हैं वो अच्छे लोग हैं, जो पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते वो अच्छे लोग नहीं है। तो चित्रण तो उसका किस में बना हुआ है? चित्रण का आधार क्या है? चित्रण का आधार तो ये वस्तु ही है ना, स्थूल वस्तु ही है। जीवन ज्ञान चित्रण का आधार नहीं है, संबंध जीवन का चित्र। तो इसीलिए चिंतनाभ्यास को आगे स्पष्ट किया है कि जो चिंतनाभ्यास होता है वो मानव स्वायत्त और परिवार मानव के रूप में प्रमाणित हो पाता है। चिंतन करना माने कि जीवन ज्ञान के आधार पे अब हमारे चित्रण बन रहे हैं। चित्रण तो तब भी बनेंगे जब हम विषयाभ्यास कर रहे हैं। चित्रण तब भी बनेंगे जब हम किसी विचार को लेकर के जा रहे हैं। चित्रण तब भी बनेंगे जब हम चिंतन कर रहे हैं। हम्म चित्रण हम्म तो तीनों अवस्थाओं में बनेंगे, लेकिन उसका स्रोत क्या है, उसके आधार पे इनका नामकरण किया है कि एक विषय अभ्यास है, एक चित्रणाभ्यास है और एक चिंतन अभ्यास है। ठीक है तो, भैया? तो दीदी, बाबा जी जब विषयाभ्यास कह रहे हैं मानव के लिए, तो ये हाँ कहना चाह रहे हैं कि जो मानव, जिसका हम बोलते भी हैं कि एनिमल, जीव चेतना में जी रहा है, और क्योंकि हाँ चार चार विषय वहां पर प्रमुख हैं, हाँ अगर उन विषयों का ही अभ्यास चल रहा है जिसमें हाँ। बहुत ज्यादा तर्क ऐड नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कोई मान्यता चित्रण ऐड नहीं नहीं, हुआ है। तर्क तो उसमें लगा है, पर तर्क तर्क लगाने को ही उसने ज्ञान की उपलब्धि है। तर्क जितना ज्यादा जो तर्क लगा पा रहा है वो उतना ज्यादा सोचता है कि मुझे विषयों का ज्ञान हो रहा है, मुझे मतलब एक ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। तर्क तो हर जगह लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, तर्क से परे होती है वास्तविकताएं। जैसे अगर हमें सुख समझ में आता है तो आप तर्क पूर्वक किसी को समझा नहीं सकते। तर्क से आप वहां लाके कर सकते हो कि देखो आप सुख चाहते हो और इन इन चीजों में सुख नहीं है। सुख संबंध पूर्वक जीने में, अब संबंध को आप एक्सप्लोर कीजिए, मूल्यों को आप खुद एक्सप्लोर कीजिए। मानव अपने बूते पे, इसको चिंतनाभ्यास कहते हैं कि हम अपने अपने आप को साक्षी बना करके, अपनी आकांक्षाओं को, अस्तित्व सहज आकांक्षाओं को साक्षी बना करके जिन इन वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं, इसको चिंतनाभ्यास कह रहे हैं। जी जी दीदी, ये स्पष्ट हाँ हो रहा है दीदी, लेकिन मैं जो हाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि विषयाभ्यास जो है वो केवल जीवनी क्रम में ही होता है, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप जो बोल रहे हैं कि संबंध, मूल्य, व्यवस्था, हाँ इसके बारे में हाँ अगर चित्रण बन पाता है या हम व्यक्ति को वहां हाँ तक ला पाते हैं या हमारे अंदर भी बन पाता, तो वो चिंतनाभ्यास शुरू हो गया। हाँ लेकिन जी। बीच में जो चित्रणाभ्यास है वो क्या, या तो कुछ मान्यताएं हैं उसके आधार पर जो चित्रण बन रहे हैं, तो हाँ वहाँ जी। जो विषयों से हट के कुछ मान्यताएं और एड हो रही हैं, उसके हाँ अर्थ में विचार हो रहा है और उसके अर्थ में ही चित्रण बन रहे हैं। जैसे आपने हाँ बोला जी। कि किसी ने मान लो विवेकानंद का आपने उदाहरण दिया, या हाँ आपने जी। पर्यावरण का उदाहरण दिया, तो अब हाँ ये थोड़ा जी। विषयों से हट के चित्रण में इस तरह की विषयों से हटकर हो गया, लेकिन समग्रता के साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब बिल- थोड़ा जीव चेतना से ऊपर उठा है, हाँ लेकिन बिल्कुल। अभी भी वो मानवीय चेतना तक नहीं पहुंचा हाँ, है। बीच की जो क्योंकि चित्रण विचार जो तो, सारे हो हाँ रहे हैं, विचार तो वो जीवन हम ही करता है ना, तो हाँ हम विषयों से ऐसे हटके ऊपर हो गया। हाँ हम ऐसे घर बना लेंगे, जैसे घर तो हो गया, बिल्कुल। आहार आवास आवास में आ गया, वो तो भी इसमें है। हाँ लेकिन उसमें फिर घर ऐसा बना लेंगे, इसमें ऐसा एसी लगा देंगे, इसमें ऐसा स्विमिंग पूल बना देंगे, तो ये सारे जो चित्रण हो रहे हैं, ये फिर चित्रणाभ्यास का हिस्सा हो गया। और हाँ उससे जी। वो सब इतना सारा फैलाव नहीं है और केवल विषयों में जीना हो रहा है, तो फिर वो विषयाभ्यास हो गया। लेकिन वैसा मानव में हो नहीं पाता पूरी तरह से, तो कुछ न कुछ तो चित्रण बनता ही है, क्योंकि 4.5 क्रिया तो एक्टिव है ही। जी भैया, कुल मिला के जो है शरीर मूलक आस्वादन चयन और प्रिय हित लाभ की सीमा में जो होता है उसी को यहाँ विषय अभ्यास मतलब चार विषय जो है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी के इर्द गिर्द जो भी हमारा जीना है उसको विषय अभ्यास कह सकते हैं। और उसके हाँ आधार पे फिर है ना, हमको लगता है कि इसी चीजों को है ना, आहार निद्रा भय मैथुन को लगातार भोगते रहे, उस अर्थ में फिर जो है चित्रण बनाता है और सुविधा संग्रह में लग जाता है। उसको चित्रण अभ्यास के रूप में यहाँ बाबा जी बता रहे, ऐसा जो है दिख रहा है या लग रहा जी है। जी जी और जी फिर जो है ना, शरीर मूलक से ऊपर जीवन मूलक वाली जो बात है वो चिंतन अभ्यास से जुड़ी हुई है। जी, ठीक है। ठीक है।
और कोई मित्र इस विषय में कुछ बात रखना चाहते हैं, या कोई नई जिज्ञासा या नया शेयरिंग? राजा भैया? हाँ जी। अशोक कुमार जी का हाथ रेज हुआ है। हाँ अशोक कुमार जी, स्वागत है। हाँ भैया, सभी को नमस्ते। तो नमस्ते। थोड़ा सा चिंतनाभ्यास को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे कि एक्चुअली चिंतनाभ्यास में किस चीज का अभ्यास करना होता है, किस चीज की तरफ देखना होता है, किसको देखना होता है। रेखा दीदी आप रख रही है? हाँ जी, रखूं, कोई नहीं। हाँ जी। चिंतन भैया, जैसे कि बाबा जी ने संवाद में एक जगह स्पष्ट किया है कि संबंध जो होता है वो छूने से नहीं समझ में आता, मतलब इंद्रियों से परे होता है संबंध। संबंध छूने से नहीं समझ में आता। संबंध कैसे समझ में आता है? मूल्यों के अर्थ में संबंध समझ में आते हैं, व्यवस्था के अर्थ में संबंध समझ में आते हैं। जैसे आप किसी भी स्थूल चीज को भी देखो, गाड़ी है, पंखा है, घर है, मानव का शरीर है, उसमें सारे अंग जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तभी एक व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हैं। तो उसी तरह से संबंध जो होता है वो व्यवस्था के अर्थ में समझ में आता है। अगर हम संबंध को अकेले में समझना चाहेंगे, बाहर समझना चाहेंगे, तो नहीं समझ में आएगा। तो हम अपनी कल्पनाशीलता लगाते हैं, तो मन से के में जो भी हमारे अंदर आस्वादन होते हैं, उनको हम विचार से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते खाते अगर हमारे अंदर विचार आ जाता है कि अरे, मैं जो चीज पौष्टिक नहीं है उसको आजकल बहुत खा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना है, तो विचार से थोड़ा सा हमारा खाने पर नियंत्रण हो जाता है। विचार से भी ऊपर क्या होता है? भाव यानी शरीर के साथ हमें संबंध समझ में आ गया कि शरीर का सदुपयोग क्या है। तब उसके अर्थ में विचार भी क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है कि मुझे शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन किस लिए रखना है स्वस्थ? तो इस तरह से बड़ी चीज को समझने से छोटी चीज नियंत्रित हो जाती है। तो संबंध जो होता है वो ऐसे नहीं समझ में आता, चित्रण पूर्वक नहीं समझ में आता, चिंतन करते हैं हम संबंध के बारे में, मूल्यों के बारे में चिंतन करते हैं, और उसकी साक्षी हम खुद ही होते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते हुए जैसे ही हम असहज होते हैं, हम अपने आप को देख ही सकते हैं कि मैं इस समय बात करते करते कहाँ पर यहाँ पहुंच गया हूँ कि मैं अपनी बात को सही प्रमाणित करना चाहता हूँ। वहीं से क्या हो जाता है? हमारा कनेक्शन टूट जाता है सामने वाले से। क्यों टूट जाता है? क्योंकि अब हम उसके विचार के ऊपर हावी होना चाहते हैं, हम अपने विचार को प्रमाणित करना चाहते हैं। तो इसको, संबंध को हम अपने चिंतन पूर्वक ही अपने में ही समझ सकते हैं कि किस तरह से हम अपने में समझें और फिर उसके साथ बात कर पाए। तो इसको कहा है चिंतनाभ्यास। जिन चीजों की साक्षी हम खुद हो सकते हैं, हमारी सहजता, हमारी सजगता साक्षी होती है, वो चिंतन की वस्तुएं है सारी। जैसे संबंध है, व्यवस्था है, सह अस्तित्व है, ये चिंतन पूर्वक समझ में आते हैं, ये चित्रण से समझ में नहीं आते। मैं आपको कहूं कि आप अपने भाई से ऐसे बोला करो, ऐसे किया करो, ऐसे बैठा करो, ऐसा उठा करो, उससे नहीं समझ में आएगा। आप अपने भाई को भाई की तरह समझे, एक जीवन जीवन के रूप में देखे, समझे। और जीवन क्या है, इसको हम जब अपने में समझते हैं तो सामने वाले को जीवन के रूप में देख पाते हैं। जी जैसे दीदी। अभी कल क्या हुआ ना, छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। कल पोती है ना, मेरी 1 साल की पोती है, तो मेरा बेटा नीचे जा रहा था, तो वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो उसने क्या किया, गेट को जोर से बंद कर दिया। गेट को जोर से बंद करके वो नीचे चला गया। उसके गेट को जोर से बंद करने पर वो इतनी जोर से रोई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो मैंने कहा कि देखो, हम सोचते हैं ना कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन छोटा बच्चा भी सम्मान को समझता है ना। उसको एकदम से लगा कि गेट बंद करके नीचे क्यों चला गया, 1 साल की है केवल वो, है ना। तो ये जो सम्मान है, ये समझ चिंतन करने से समझ में आता है। हम शरीर सापेक्ष देखेंगे तो लगता है ये इतनी छोटी सी है और ये कर रही है, ये कर रही है, हमारे कौतूहल का विषय बन जाता है। लेकिन जब हम उसको चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से हम सबके सम्मान की सुरक्षा पूर्वक जी सकते हैं। तो जी इसको दीदी। चिंतन की कोटि में रखा है। आगे और भी स्पष्ट कर बढ़िया। सकते हैं जो। बढ़िया। बढ़िया।
दीदी जो चिंतन आपने अभ्यास को उदाहरण दिया ऐसे ना, भी देख सकते हैं भैया, किशन भैया। जी जी सॉरी। बढ़िया बताया दीदी ने। चिंतन अभ्यास को ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तो देखो, हम जो है ना, एक हमारे पास इंद्रिय मूलक दृष्टि है, और एक जो है ज्ञान गोचर दृष्टि है ना। तो ज्ञान गोचर दृष्टि से जो दिखता है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य व्यवस्था, जो ज्ञान गोचर संसार है ना, वो ज्ञान गोचर संसार को सोचते हुए, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं उसको चिंतन अभ्यास कर रहे हैं, कह सकते हैं, है ना। चिंतन अभ्यास में देखो, थोड़ा और व्यवहारिक अर्थ में उसको मैं रखने की कोशिश करूं, तो हमको संबंध समझ में आए, व्यवस्था समझ में आए, और उसके आधार, है ना, उसके आधार पर हमारे अलावा बाकी जो संसार है ना, उसका जो निश्चित आचरण समझ में आए, उनकी भूमिका समझ में आए, उन सब के साथ हमको समझ में आए कि इस संसार में मेरी क्या भूमिका है, मेरा उठना बैठना जीना किस प्रकार का हो, जिससे अब ये जो अभी मानव को छोड़ के बाकी जो संसार है जो निश्चित आचरण पूर्वक है, व्यवस्था में है, मैं भी वैसा ही निश्चित आचरण पूर्वक हो जाऊं, व्यवस्था में हो जाऊं, उपयोगी पूरक होते हुए जीऊं, स्वयं में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में। इस अर्थ में हमारे अंदर जो कुछ भी चलता है ना, उसको हम चिंतन अभ्यास के रूप में देख सकते हैं। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जीने के लिए, मानव लक्ष्य के अर्थ में जीने के लिए, है ना, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के अर्थ में जीने के लिए हमारे अंदर जो भी जो चलता है ना, और उस अर्थ में, है ना, हम जो जीने का प्रयास करते हैं उसको चिंतन अभ्यास के रूप में देख सकते हैं भैया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी जी जी। किशन भैया कुछ कह रहे थे। हाँ भैया, वो एक्चुअली इस कंटेंट से रिलेटेड नहीं था। रेखा जी ने जो एग्जांपल रखा ना 1 साल के बच्चे का, तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि 1 साल का बच्चा सम्मान, हो सकता है डर जाए, वो हो सकता है, लेकिन 1 साल के बच्चे में जो भाव वाली बात है थोड़ी सी कनेक्ट नहीं हो रही। हो सकता है उसका प्रारब्ध हो और वो बात कनेक्ट रेखा दी वहां से कर रही हो, पर मेरे ठीक को है थोड़ा। भैया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल से हम देखते हैं ना, जैसे वो दोनों खड़े होते हैं पोता पोती ना, जैसे मैं उसको उसको ऐसे करके निकल जाती हूँ ना, जरा सा भी मतलब अनदेखा करके निकल जाती हूँ, तो भी वो रोने लग जाती है। मैं बहुत सारी बातों को नोट करती हूँ ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये उदाहरण दिया था। आपकी बात भी ठीक हो सकती है, मैं इसको पूरी तरह से नकार नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी क्रियाओं में देखा है, जैसे हम हाँ उसको कभी इग्नोर करते हैं या कभी हम उसको वो करते हैं, तो भी वो रोने लग जाती है। ओके, हाँ तो आप वो हाँ अटेंशन वाले को सम्मान से जोड़ के हाँ, देखिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो बहुत संवेदनशीलता का सारी हिस्सा है। घटनाएं होती है ना, तो उन घटनाओं के अर्थ में जो मेरे को सबसे ज्यादा सटीक लगी उसको मैंने एग्जाम्पल रूप में रखा। हाँ जी नहीं जी दीदी, मैंने समझने की दृष्टि से ही पूछा, हाँ मैंने उस नहीं कि नहीं, मैं ठीक है उसको। आपका कहना, बिल्कुल ठीक है। जी। बढ़िया। और कोई मित्र? विजय बल भैया। राजा भैया। भैया बहुत बहुत बढ़िया हुआ। एक था भैया, आप दोनों थोड़ा मैं से के लिए को और एक बार बता दे, दीदी बीच में एक ही चीज बताए थे, फिर दीदी और बताइए सर। स्पष्टता बनी। हेलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ हाँ रेखा भैया। दीदी। रेखा दीदी। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, विजय बल भैया का कहना है कि आप बीच में आपने जो मैं से के लिए का जो है कुछ आपने बताया था, तो अच्छा वो अच्छा अच्छा। थोड़ा और स्पष्ट करना है। हाँ, जितने भी सार्वभौमिक जब स्पष्टताएं बाबा जी रखते हैं ना, जो सार्वभौमिक है ना, जैसे स्थापित मूल्य मानव में से के लिए प्रमाणित होने के लिए अपेक्षित है ना, तो जो भी स्थापित मूल्य है वो मानव में ही होते हैं, मानव से ही प्रमाणित होते हैं, और मानवीयता के लिए ही प्रमाणित होते हैं। यानी जो सार्वभौमिक जितने भी आप देखेंगे ना, जो भी सार्वभौमिक सत्य जब बाबा जी रखते हैं, है ना, वहां पर में से के लिए का प्रयोग करते हैं। अब आप इसको देखेंगे ना, में से के लिए जहां भी लिखा होगा वहां पर आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे जो भी सार्वभौमिक मतलब सूत्र के को प्रमाणित के हाँ रूप में दीदी रखते हैं। बढ़िया। हाँ जी बढ़िया। हाँ जी। बहुत धन्यवाद।
और कोई मित्र? राजा भैया, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। राजा भैया, हाँ जी। जी। हाँ, नमस्ते भैया सभी को। नमस्ते, सभी को जी नमस्ते। जी। हाँ भैया, सुन रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी। कोई जिज्ञासा, कोई शेयरिंग भैया? हाँ हाँ हाँ। अम, भैया ये जो समझ से दिखता है और मतलब आंखों से जो है वो दिखता नहीं है, बहुत बढ़िया फिर से ध्यान गया अभी कि मानव जब भी आंखों से दिखता है तो 180 डिग्री के ही कोण में दिखता है अधिकतम, जो बाबा जी की वार्ता में भी है ही है। तो बाकी हमको कल्पना से ही समझ में आता है। ये चर्चा बहुत बढ़िया भैया, फिर से और ध्यान गया। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। और कोई मित्र जो कुछ शेयर करना चाहते हो? भैया और एक चीज ध्यान आ रहा है, बता दूं। जी। पिछले बार शायद कोई पूछ रहे थे, राजकुमार भैया या कोई, ये एमडी ऐप मैंने लिखा था, वो क्या है भैया? उसमें वो ऐप में सारे किताब आ रहे हैं, आप मतलब मोबाइल में पढ़ सकते हैं। वो ऐप का कई बार ग्रुप में भी छोड़ा गया है। आपको चाहिए तो फिर थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो मुझे कभी फोन कीजिए, मैं बता दूंगा कैसे करना है। मोबाइल में ऐप को आप कर सकते हैं, उसमें सारे नई किताब पेज के हिसाब से अपलोडेड है। बहुत बढ़िया बना हुआ है। ठीक है। भैया हरियर, हेलो। नमस्कार भैया। हरियर भैया। जी जी। भैया जैसे हम लोग ये शादी ब्याह करने जाते हैं लोगों के, जैसे बेटे की शादी करने गए तो बिटिया देखने गए, या बिटिया की शादी के लिए बेटा देखने गए, तो ये दिखता है कि वो इंद्रियों से जो भी दिखता है उसके अलावा भी आदमी कुछ और समझना चाहता है उसमें। जैसे इंद्रियों से देखा उसका घर बना हुआ है, इंद्रियों से देख लिया उसको तनख्वाह अच्छी मिलती है, देख लिया उसकी खेती बाड़ी भी है, देख लिया उसके पास सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं सब सब रूप को देख आते हैं, जो रूप ही है, मकान जो है, कार है, उसका रंग है, रूप है, वो सब देख लिया। खेती बाड़ी, बाग बगीचे हैं कि नहीं, वो सब देख लिया। देखने के बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, मतलब इसका मतलब हम पूरा नहीं देख पाए। तो फिर वो रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से ये पूछते हैं कि लड़के का स्वभाव कैसा है या लड़की का स्वभाव कैसा है। यहाँ से हमारा ध्यान ये जाता है कि वो जो स्वभाव के साथ हम जीते हैं, ना कि रूप के साथ जीते हैं, ना कि धन के साथ जीते हैं। ऐसा हम लोगों को दिखा कि जो पूरा नहीं देख पाते हैं उसके लिए छटपटाहट रहती है। तो एक जगह नहीं, हमारे बहुत सारे मित्र लोग आए, जब लड़के बेटों को शादियां करी तो पूछने आए कि भैया वो कैसे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कैसे हैं, क्या। तो मैंने कहा भैया मैं भी ज्यादा नहीं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो पूरा देख नहीं पाते हैं। अब जो मध्यस्थ दर्शन ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि मानव का स्वभाव तो संबंध पूर्वक जीने का पहला स्वभाव है, और उसमें संबंध में न्याय को चाहता है। इस स्वभाव के साथ ही जीना बनता है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में। ऐसा हम लोगों को दिखता है, मतलब जो हम जो चिंतन अभ्यास से या चित्रण अभ्यास से जो जीते हैं उसमें ऐसा दिखता है कि चित्रण अभ्यास से चिंतन अभ्यास में स्वभाव की तरफ जाना उसका होता है। ऐसी भैया बात थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं, मेरी समझ में ठीक आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। ठीक ठीक समझ रहा हूँ कि गलत? भैया बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से आदमी का जो है शरीर मूलक जीने के क्रम में वो कितना भी जो है ना, वो कर ले, लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती है ना, बिल्कुल उसकी ठीक जो है भैया। तलाश जारी रहती है।
है ना? लेकिन वो क्या चाहता है वो भी उसको क्लियर नहीं रहता, हम्म, है ना? उसको इतना पता चलता है कि ये पूरा नहीं पढ़ रहा है। ठीक। इंद्रिय मूलक विधि से जो संसार को देखता है ना, वो पूरा नहीं पढ़ रहा है, इतना पता चल रहा है, लेकिन जो है पूरा पढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए वो भी है ना ध्यान में नहीं आता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जब ध्यान में आता है उसके बाद जो है उसका जो है ना वो तृप्ति की ओर, सही तृप्ति की ओर है ना उसका जो है आगे बढ़ना शुरू होता है। ठीक, तो बहुत बढ़िया भैया। जी, और कोई मित्र? हरिहर वो जो भैया, हरिहर। हरिहर भैया, वो जो एक प्रश्न था ना मैसे के लिए, बियबल भैया का प्रश्न था। हेलो, आवाज पहुंच रही है मित्रों मेरी? जी भैया, साफ आ रही है। और हाँ वो जी, हाँ जी। स्पष्ट हो गया था, मेरे के लिए जो प्रश्न था ना वो शायद हाँ टाइप हाँ, करके किया होगा बिल्कुल वो। बिल्कुल ठीक से बताया था। हाँ उसको एक दूसरे एंगल से भी अपने देख सकते हैं हाँ हाँ। कि कारण प्रक्रिया उपलब्धि, मैं मतलब कारण से मतलब प्रक्रिया, और जो है के लिए मतलब उपलब्धि की क्या उपलब्धि है ना? तो बिल्कुल इस बिल्कुल। अर्थ में भी मैंने इसको बिठाया हुआ है, मैं से के लिए मतलब कारण प्रक्रिया और उपलब्धि के अर्थ में भी इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी बढ़िया भैया, बढ़िया। जी जी जी। और कोई मित्र? मुझे लगता है आज ज्यादा शेयरिंग भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर विराम दे सकते हैं इस सत्र को, यदि सबकी स्वीकृति है तो। ठीक है, तो फिर यहाँ रुकते हैं हम लोग मित्रों। रेखा दीदी, ठीक है ना? राजा भैया, विजयबल भैया, बाकी मित्र, जी जी भैया, हाँ। यदि जो जी है जी। कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर यहाँ विराम लेते हैं। हाँ जी भैया, जी, बहुत बढ़िया हो। बहुत जी जी बढ़िया, भैया, सभी को एक बहुत बढ़िया धन्यवाद। सार्थक बहुत चर्चा बहुत हुई। धन्यवाद। जी भैया। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत सभी का नमस्कार। तो सभी को सभी को नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।